हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सूरज एस्टेट के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो चलिए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए, इसका जो अलॉटमेंट है वो पहले ही लिंकिंग टाइम के वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे। अगर अभी तक आप लोग अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इसमें अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वहीं अगर हम इसका लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो देखिए, मंडे को मार्केट में क्रिसमस की छुट्टी है, इसीलिए इसका लिस्टिंग डेट जो है ट्यूसडे यानी 26 को रखा गया है, यानी 26 दिसंबर को ये मार्केट में लिस्ट होते हुए हमें नज़र आएगी। वहीं अगर अब हम इसके कोटा और सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं तो रिटेल को 35% का कोटा दिया गया था, क्यूआईबी को 50% का कोटा दिया गया था और एनआईआई का कोटा जो है वो 15% का रखा गया था। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो क्यूआईबी लगभग 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब किए थे, एनआईआई ने भी लगभग 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया था और रिटेल को देखा जाए तो रिटेल ने भी अच्छा खासा 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब किए थे। और एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा था, इसीलिए एम्प्लॉय ने भी रिटेल और एनआईआई कैटेगरी में अप्लाई किए होंगे। तो अगर इस हिसाब से अगर इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो लगभग 16 गुना के आसपास इसको सब्सक्राइब किया गया है। यानी देखा जाए तो उतना अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है क्योंकि कोई भी इसका पोर्शन खाली नहीं गया है। वहीं अगर एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो लगभग ये 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, यानी 100 लोगों में से किन्हीं 10 लोगों को ये आईपीओ मिला होगा। यानी देखा जाए तो इसका जो अलॉटमेंट चांस है वो 10% का था। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट चांस। वहीं अगर हम इसका अब लेटेस्ट जीएमपी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अगर हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था 340 रुपये से लेकर 360 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया था। अगर उस हिसाब से देखा जाए कि अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है तो इसका मार्केट में जीएमपी काफ़ी कम है। देखा जाए तो कोई डिमांड नहीं है इसके जीएमपी में, लगभग फ्लैट या 5% के जीएमपी पे ये ओपन हो सकता है। अगर 5% के जीएमपी के हिसाब से देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 18 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 41 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 700 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए कि इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 360 रुपये से लेकर 380 रुपये के बीच में इसका लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है। तो ये तो रहे इसकी लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए इस आईपीओ को लेके, ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, वो कैसे इसमें गेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, ये रियल एस्टेट सेक्टर ही बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। यहाँ बहुत दिग्गज कंपनियां हैं जो मार्केट में अच्छा खासा पकड़ बना के बैठी है, मार्केट में अच्छा खासा अपना शेयर बना के बैठी हुई है। वहीं अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी का काम बस केवल मुंबई में ही है, यानी देखा जाए तो ये मुंबई से अभी कहीं बाहर नहीं गई है, वो भी मुंबई के कुछ सीमित इलाके में ही है। पर वहीं कंपनी के पास अनुभवी प्रमोटर है और इसका फंडामेंटल भी मुझे शानदार नज़र आ रहा है, क्योंकि केवल इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो वो लगभग 58% का है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं कंपनी साल दर साल ज़बरदस्त प्रॉफिट भी कर रही है, वहीं कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर भी मार्केट में आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको हमें लॉन्ग टर्म यानी 1 से 2 साल के लिए ज़रूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करते हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर बिजनेस ही हमेशा डिमांड में रहने वाला है। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि इससे हम प्रॉफिट ले सकें। तो देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में हो और ये भी अगर 5 से 10% के जीएमपी पर खुल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 10% का गेन का उम्मीद कर सकते हैं। पर अगर इसका लिस्टिंग निगेटिव होता है और मार्केट भी निगेटिव खुलता है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो गई जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के लॉन्ग टर्म के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, और फिर भी अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाए थे केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही, तो आप क्या कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन लेके जरूर इससे निकल सकते हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ, ये जो शेयर है मुझे तो सस्ती मिल रही है, मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो मुझे इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो हाफ अमाउंट है वो इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और हाफ अमाउंट को इसमें विड्रॉल कर सकते हैं।
यानी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और पार्शियल अमाउंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक रणनीति आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये तो थी पूरी रणनीति मेरे इस आईपीओ को लेके। आपका क्या रणनीति है इस आईपीओ को लेके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपका सवाल है किसी भी आईपीओ से लेके, किसी भी स्टॉक से लेके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।